मैच फिक्सिंग से बात निकल गई है। अब तो जनाब इंसाफ के अवानों में फिक्सिंग होने लग गई है, यानी कि इंसाफ के ऊपर अदलिया में बेंच को फिक्स किया जा रहा है। और बेंच फिक्स उस वक्त किए जाते हैं जब अंदर दाल में कुछ काला होता है, यानी अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए मर्जी के बेंच बनाने की जो रवायत है वो पिछले दिनों से बहुत तेज हो गई है। और खासकर नून लीग का ये वतीरा रहा है कि अपनी मर्जी के जजों से अपनी मर्जी के फैसले करवाना ही मकसूद होता है। इसी तरह से तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के खत के हवाले से। उन्होंने अपने खत में तमाम का तमाम जुडिशल सिस्टम के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी बड़े सवालात उठा दिए गए हैं, एतराजात उठा दिए गए हैं और बता दिया गया है, आश्कार कर दिया गया है कि कैसे नून लीग का एजेंडा जो है वो परसू किया जा रहा है और कैसे मामलात को अपनी मर्जी से इंसाफ जो है वो मुहैया किया जा रहा है। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। अब नाजरीन स्टोरी कुछ ऐसी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है और सुनने से ताल्लुक रखती है, जिसके अंदर बड़े सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से किए गए हैं। अब आपको याद होगा जनाब कि बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो एक बड़ा कदम उठाया है वो तो है ही है, लेकिन अब आपको इस बात का जहन में होना जरूरी है कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। अब जनाब आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उस वक्त तो काजी फाइज ईसा जो है वो बड़ा इस वक्त उसमें बयान दे रहे कि जनाब मैं अपने इख्तियारात देने के लिए तैयार हूं, मैं जो सो मोटो का तरीका है वो वाजे करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहां पे जो कमेटी का फैसला हुआ था, अब उस कमेटी के अंदर सीनियर तरीन जजेस ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जनाब फैसला ये हुआ था कि किसी भी मामले को टेकअप करने के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस जो है वो कमेटी का हिस्सा होंगे और वो बैठ के ये फैसला करेंगे कि जनाब किस इशू को टेकअप करना है और किस इशू को नहीं करना। और ये जो मामला था ये बिल्कुल स्ट्रेट वे ऐसे था कि जनाब जो भी 3 सीनियोरिटी में सबसे ज्यादा होंगे उन्हीं को बेंच का वो जो कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इस हवाले से जब रजिस्ट्रार को इजाजुल एहसन साहब ने खत लिखा तो उसमें उन्होंने वाजे तहरीर लिखी कि भाईजान 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ, मुतअद्दिद बार राब्तों के बावजूद मुझे एजेंडा ही नहीं किया गया। अब बदनीयती का एलिमेंट यहीं से शुरू हो गया। उन्होंने अपने खत में कहा कि कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स जिसका मामला आजकल बहुत गर्म है, इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है अब वो 7 रुकनी बेंच सुनेगा। इसके ऊपर इजाजुल एहसन साहब कहते हैं कि मैंने राय दी थी कि ये भाई ये पिक एंड चूज का जो मामला है ना, तासुर है, इसको जायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए, जो कि असूली फैसला था। अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी तजवीज से इत्तेफाक किया था और कहा था कि भाई मैं जजेस की राय लूंगा इस हवाले से। अब खत में मजीद इंकशाफ करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने कहा कि अगर कोई जज ना बैठा तो इसके बाद दूसरा सीनियर जज शामिल करेंगे, यानी बहुत सारे मामला इस तरह के होते हैं जो जजेस सुनना नहीं चाहते। अब अगर किसी को कोई एतराज होगा, कोई मामला होगा, जैसे मिलिट्री कोर्ट के किसी भी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस नहीं बैठे थे, तो उससे दूसरा जो सीनियर जज होगा सेकंड प्रायोरिटी पे सीनियरिटी पे वो शामिल होगा। मुझे कमेटी मीटिंग के मिनट से भी आगाह नहीं किया गया, ये भी एतराज उठाया है जस्टिस ने। आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दरखास्त पर समात के लिए तश्कील दिया गया, बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं है, ये भी उन्होंने बड़ा एतराज उठा दिया है। अब अगर आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जो दरखास्त पर समात के लिए जो तश्कील गया जो बेंच है उसमें सीनियर जजेस मौजूद नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि पिक एंड चूज का मामला चल रहा है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ही फुल बेंच बनाकर जनाब ये बराह रास्त का जो एक ड्रामा करके जो मैं मतलब कहेंगे कि फैसला दिया था इसके हवाले से, अगर वो ही उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे और जनाब खुद पिक एंड चूज कर रहे हैं। पिक एंड चूज क्यों किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए ना, कोई पिक एंड चूज इसी लिए करेगा कि कोई ना कोई फायदा हासिल कर सके या फिर मैनेज किया जा सके किसी ना किसी तरीके से, जो है वो बेंच को अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सके। तासुर तो भाई यही मिलता है ना उससे, वरना सीधी सीधी बात है जो फैसला हुआ है कि 3 जो जजेस है जो सीनियरिटी वाइज है उनको रखें और जनाब
केस का फैसला करे, सुने केस और उसके बाद फैसला करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो फिर दाल में जरूर कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही जो है वो काली हो गई है। यानी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस मौजूद है, इंसाफ की राह में रुकावट मौजूद है, जो कि तरतीब से काम जो है वो नहीं करने दे रही। इस हवाले से मजीद जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि कमेटी इजलास के मिनट्स भी मेरी मंजूरी के बगैर वेबसाइट पर अपलोड किए गए, मेरा ये नोट भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। अब उन्होंने कहा जी वो तो कर ही दिया, तो अब जो मेरे इख्तलाफात हैं, मेरे खदशात हैं, उनको भी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया जाए। खत में कहा गया कि इंतजार करने के बावजूद 6:30 तक, मतलब 6:30 तक कॉल करने पर बताया गया कि रजिस्ट्रार साहिबा जा चुकी हैं। यानी उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि एजेंडा जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन जो कमेटी के मेंबर है उनसे शेयर भी किया जाए। खत में उन्होंने कहा कि चौथी और पांचवी कमेटी का जो इजलास के मिनट्स हैं, ना तो वो भिजवाए गए और ना दस्तखत लिए गए। अब देखें, सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है उसी फैसले की जिस फैसले को फुल बेंच तश्कील देकर दिया गया। इन मिनट्स को बगैर मेरी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अब ये देखें कि किस तरह ये सारा मामला जो है वो मैनेज हो रहा है। और जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो डेकोरम है और उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर खुद ही सवालिया निशान लगाने वाले जो हैं वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये जो है जस्टिस एजाजुल एहसन के खत से साबित हो गया है। और तमाम तर अब जो तहफ्फुज़ात हैं उनके, उनको जिसे कहते हैं कि उनकी तस्हीह करना या उनको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट है और बहुत ही सीधे सीधे इल्जामात भी हैं और तहफ्फुज़ात भी हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उठा दिए गए हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना ये है कि वो इस हवाले से करते क्या है। दूसरी अहम बड़ी डेवलपमेंट ये है जनाब कि कप्तान को रिहाई जो है वो मिलने के करीब है। दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज तोड़फोड़ केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली हैं। अब होता यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर समाअत की। आपको पता है कि ये जो समाअत है वो अडयाला जेल में चल रही है और इससे पहले अडयाला जेल में समाअत चलने पर जो है वो बहुत सा मामला जो है वो सामने आया था। पहले ये दरखास्त मुस्तरद हो गई थी और उसके बाद जो है वो मामला टेकअप किया गया था और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो चेयरमैन पीटीआई को, साबिक चेयरमैन पीटीआई यानी खान साहब को पेश नहीं किया गया था। वो सिक्योरिटी रीजंस क्या थी आपको पता है, मामला क्या था। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई वकला अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौकफ इख्तियार किया कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया था। बानी पीटीआई ने अवाम को वर्गलाया और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। अब यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है जनाब उनको। पीटीआई रहनुमाओं को गैर जरूरी नरमी दी जा रही है, ये प्रोसिक्यूटर का कहना था। और साबिक चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानतें हैं उनको खारिज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक मास्टर ट्रम्प कार्ड जो है वो खेला गया इमरान खान के वकला की जानिब से। उसके ऊपर अदालत ने इस्तफसार किया कि भाई क्या शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई मौके पर मौजूद थे? अगर आप कह रहे हैं कि वर्गलाया गया या इस तरह की कोई बात की गई तो क्या वो मौके पर मौजूद थे? तो इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी और बानी एमकेएम के हवाले बानी पीटीआई के हवाले से वकला ने बताया जनाब कि ऐसा नहीं है कि वो मौके पर मौजूद थे। अब इस सवाल पे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि भाई दोनों मुल्जिमान अगर मौजूद ही नहीं थे तो फिर इनकी जमानतों की दरखास्तें जो है वो मंजूर की जाती हैं और दीगर शरीके मुल्जिमान को जमानतें कंफर्म क्योंकि उनकी हो चुकी हैं तो भाई इन दोनों की भी जो जमानतें हैं वो होनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि किसी के हक में फैसला हो एक ही बात के ऊपर और किसी के खिलाफ हो। एटीसी जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने 30-30 हजार रुपए के मुचलकों के एवज जो है वो दोनों की जो जमानतें हैं वो मंजूर हो गई है। यानी यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि आप देखते जा रहे हैं कि जो हक सच की आवाज है, जो हक सच है वो कहीं ना कहीं वाजे होता जा रहा है। इमरान खान की मुश्किलात जो है वो कम होती जा रही हैं और उनकी जमानतें मुख्तलिफ केसेस में होती जा रही हैं। लेकिन
जो निगरान सेटअप है और मुक्तदर हल्के हैं, वो एक के बाद दूसरा केस जो है वो डाली जा रहे हैं, और ये हर सूरत में वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान जो है वो पाबंदे सलासल ही रहे और किसी तरह वो अवाम से दूर रहें और इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको अल्लाह रखता है और उसके खिलाफ फिर कोई नहीं जा सकता। अब इस वक्त पूरी कोशिशों के बावजूद भी सच्चाई की जो है वो जीत हो रही है और इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है, और रिलीफ मिल रहा है, दिया क्या जा रहा है। और कोशिश ये है, उम्मीद ये की जा सकती है कि जिस तरह जमानतों का सिलसिला अब जारी है और कोई जवाब नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास, कोई बहाना नहीं है प्रोसिक्यूशन और कोई सबूत नहीं है, तो इमरान खान को अगर मेरिट पे देखेंगे तो इमरान खान की रिहाई जो है वो कुछ ही अरसे में पक्की हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ, अंदर की खबरों के लिए, एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।